Hello everyone, welcome to next part. So, in this part we are discussing classification of cost. अगर आप मॉड्यूल में देखते हो ना तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन को आपको बहुत एलोबोरेट किया है और मैंने इसी चार्ट में सब कुछ आपको बता दिया है. सो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट. क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग करना. अगर मैं बोलूँ ना तो इसको हमने बोला है अब कितने तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं. तो फर्स्ट आता है बाय नेचर और एलिमेंट के थ्रू. नेचर और एलिमेंट में कौन सा आ जाता है? नेचर और एलिमेंट में हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स आ जाते हैं. ठीक है, तो हम एलिमेंट्स और नेचर के बेस पर उसे क्लासीफाई करते हैं. तो उसमें हम कहते हैं, देखो फर्स्ट आपको ध्यान कैसे रखना, ई फॉर एलिमेंट, ठीक है, बाय नेचर और एलिमेंट. फिर ई के बाद एफ फॉर फंक्शंस के बेस पर बाय फंक्शंस. फंक्शंस की बात पे वेरिएबिलिटी के बेस पर और बिहेवियर के बेस पर दे रखा है. फिर वेरिएबिलिटी बोल सकते हो, बिहेवियर बोल सकते हो, बी से सी कंट्रोलेबिलिटी की बात कर सकते हो. और फिर आता है नॉर्मेलिटी और उसके बाद लास्ट आता है बाय कॉस्ट यूज्ड इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बाय नेचर और एलिमेंट के बेस पर कौन कौन सी होती है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. और लास्ट आता है ओवरहेड, जहाँ पे इनडायरेक्ट के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, डायरेक्ट लेबर के भी आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मटेरियल के सारे, उसको हम कह देते हैं ओवरहेड्स. फिर ओवरहेड्स का 3 क्लासिफिकेशन कर रखा है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसके बाद एडमिन ओवरहेड और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ठीक है, तो 4 क्लासिफिकेशन है, सेलिंग और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन. अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है मैम? डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट में प्रेजेंट है. मैंने क्या बोला? डायरेक्टली प्रेजेंट है. मतलब डायरेक्ट मटेरियल क्या है कि मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन फिनिश्ड प्रोडक्ट कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड. जो फिनिश्ड प्रोडक्ट में तो प्रेजेंट है, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड कर सकते हो. और कैन बी इकोनॉमी आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट. जैसे अगर आप ड्रेस बना रहे हो तो उसमें क्लॉथ, ये क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया. एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग. सेकेंड हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर क्या होता है? इसको हम इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं और एट्रीब्यूटेड होली टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है एम्प्लॉय इंगेज्ड इन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट. जो एम्प्लॉय इंगेज्ड है तो वो डायरेक्ट लेबर हो गया, है ना. इसको भी हम इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को छोड़ के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर विच आर स्पेसिफिकली इंकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट. जो एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए इंकर हुआ है और आइडेंटिफाइड फिजिबल वे, जैसे कि है ना मशीनरी के लिए हायर चार्जेस, वो क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया. ठीक है, तो आप बता सकते हो ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो स्पेसिफिकली इंकर्ड होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट और आइडेंटिफाइड किया जाता है इकोनॉमिकली फिजिबल वे में. फिर हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं. इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करता. डू नॉट नॉर्मली फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट. फिनिश्ड प्रोडक्ट और स्टोर, फिनिश्ड प्रोडक्शन स्टोर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग मशीन एंड बिल्डिंग. तो इनडायरेक्ट मटेरियल है, मतलब आपका फिनिश्ड जो प्रोडक्शन करते हो ना, उसका स्पेसिफिकली तो वो पार्ट फॉर्म नहीं करता. डू नॉट नॉर्मली फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल. जो हम कह सकते हैं नॉर्मली पार्ट फॉर्म नहीं करता, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं. जो करता है वो डायरेक्ट. और यहाँ पे स्टोर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग मशीन्स एंड बिल्डिंग. जैसे मशीन्स एंड बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए मतलब स्टोर यूज़ किए जाते हैं ना, तो वो इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाता है. उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर कैन नॉट बी एलोकेटेड, मतलब इनको एलोकेट तो नहीं कर सकते बट कैन बी अपोर्शन टू और एब्जॉर्ब्ड बाय कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर के थ्रू, जिनको
अपोर्शन किया जाता है, जिसका अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्ब्ड, सैलरी पेड टू फोरमैन एंड सुपरवाइजर, वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। ओवरहेड्स क्या होता है, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सभी का एग्रीगेट क्या होता है, ओवरहेड होता है। ओवरहेड में हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाता है। प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या आता है, फैक्ट्री एंड फॉर रनिंग, है ना, फैक्ट्री और उसको रन करने के लिए जो रेंट हो गया, पावर हो गया। एडमिन में क्या आता है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड एडमिन, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया। सेलिंग में क्या होता है, जो मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, जो डिस्पैच के लिए इंकर्ड होते हैं, ठीक है। जो मार्केटिंग के लिए वो सेलिंग, लेकिन जो डिस्पैच के लिए है जैसे वेयर हाउस चार्ज, ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। उसके बाद बाय फंक्शंस के बेस पर हम देखें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब आप डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात करते हो और डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हो, मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। जब आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय और डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हो, जब आप इनको तीनों को करते हो तो आपका प्राइम कॉस्ट आ जाता है। प्राइम कॉस्ट के बाद आप क्या करते हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं उनको ऐड करते हो। उसके बाद आपका फैक्ट्री कॉस्ट आता है और वर्क कॉस्ट आता है। उसके बाद अगर आपने, है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है, एडमिन, ओवरहेड, इनका करा तो आपका COGS, फिर उसके बाद जब आपने सेलिंग करा तो आपका COS, ऐसे आ जाता है। तो वो हमारे बाय फंक्शंस का दे रखा है चार्ट, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर की बात करें तो उसमें हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है, वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट इंकर्ड फॉर अ पीरियड, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, मतलब हम ये नहीं कहेंगे, अब बहुत बार अपन देखते हैं ना अकाउंट्स में पढ़ते तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो फिक्स्ड होता है, इसमें ऐसा नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, आपको क्या लिखना है, जो एक पीरियड के लिए इंकर्ड होने वाली जो कॉस्ट होती है और जो आउटपुट के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होती है। मैंने क्या बोला, कॉस्ट इंकर्ड फॉर अ पीरियड एंड विच विद इन सर्टेन आउटपुट एंड turnover limit tends to be unaffected by fluctuation in level of output या level of activity। फ्लक्चुएशन जो होता है ना लेवल ऑफ एक्टिविटी में, उनसे अनअफेक्टेड, मतलब ये है कि आपका आउटपुट कितना भी मतलब है ना बढ़ जाए, लेकिन उस पर कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट उसे कहते हैं कि जो कॉस्ट इंकर्ड होती है फॉर अ पीरियड के लिए एंड विच विद इन सर्टेन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट्स टेंड्स टू बी अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। दे डू नॉट टेंड टू, आई हैव यूज शॉर्ट फॉर्म विथ, है ना, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या यूज़ करी है, मेरी बात सुना। दे डू नॉट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज, आई और डी का मतलब होगा इंक्रीज और डिक्रीज विथ चेंज इन आउटपुट, ठीक है। एग्जाम्पल रेंट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो चेंज होता है। दीज कॉस्ट टेंड to vary with the volume of activity. Any increase in activity result in an increase in variable cost and vice versa. अगर एक्टिविटी बढ़ी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। सेमी वेरिएबल, जो इसमें दोनों आ जाती है। कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट एंड आर थस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसमें हमारे टेलीफोन बिल्स आ जाते हैं, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट को निकालते हैं ना, उसके आपको मेथड्स दे रखे। क्या दे रखा है, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके क्या है, अगर आप, है ना, जब सेग्रीगेशन करते हो ना सेमी वेरिएबल का कॉस्ट का फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में, तो इनको इन फॉलोइंग मेथड से किया जाता है, 5 मेथड से। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है मैम, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ के थ्रू होता है, ठीक है, ग्राफिकल में ग्राफ के थ्रू। हाई लो मेथड में क्या होता है, हाई लो मेथड में एक सेकंड मेथड जो होता है वो हाई लो मेथड का होता है ना, मतलब हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू जो होता है वो डिवाइड की जाती है बाय डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। उसके बाद एनालिटिकल मेथड, इन सब के मैं गाइज आपको बहुत अच्छी चीज़ बोलती हूँ कि इन सब के लिए अगर आप चाहोगे तो हम इसके एग्जाम्पल कर लेंगे, बाकी ऐसा मैं बता भी दूंगा तो मतलब बता भी दूंगी तो उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये करने पर ही समझ में आता है। तो इसके मैं मेथड्स आपको सिर्फ ब्रीफली बता रही हूँ अभी, कि इसमें होता है ग्राफिकल मेथड, हाई लो मेथड, एनालिटिकल मेथड, कंपेरिजन बाय पीरियड ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। आपको इसके इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल दे रखा है, तो उसके क्वेश्चंस को प्लीज़ आप ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ लेना और ट्राई कर लेना।
तो इसमें आता है ग्राफिकल मेथड, उसके बाद हाई लो मेथड, एनालिटिकल मेथड, कंपेरिजन बाय पीरियड ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये इसके 5 मेथड है कैलकुलेशन के। उसके बाद कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे हमारा कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर। तो मैंने बोला कि जो कंट्रोल किया जाता है, कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टर सेंटर मैनेजमेंट। लेकिन जो इंकर्ड इन पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, उसके बाद है ना, उसके बाद हमने इसको 3 पॉइंट्स में बांटा है। पहला कि कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होता है जो कंट्रोल किया जाता है बाय कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर। दूसरा मैंने बोला कि इंकर्ड इन पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये ऐसी कॉस्ट होती है जो एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में मतलब इंकर होती है और कैन बी इन्फ्लुएंस बाय एक्शंस ऑफ मैनेजर, और जो मैनेजर के एक्शन के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है ऑफ मैनेजर हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो मैनेजर के थ्रू क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है बाय द एक्शंस ऑफ मैनेजर हेडिंग दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्टर। इसके एग्जांपल आप बता सकते हो, मतलब वो का वही पॉइंट आया है ना। डायरेक्ट कॉस्ट कंप्राइजिंग, डायरेक्ट कॉस्ट में हमारी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं बाय शॉप फ्लोर सुपरवाइजर और फैक्ट्री मैनेजर। इसका मतलब ये है कि देखो, डायरेक्ट कॉस्ट में 3 कॉस्ट आती है, डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। एंड सम ऑफ द ओवरहेड्स जो होते हैं वो जनरली कौन कंट्रोल करता है, शॉप फ्लोर सुपरवाइजर। तो ये ना, ये चीज़ें कंट्रोल करी जा सकती है और दी फैक्ट्री मैनेजर के द्वारा। लेकिन अनकंट्रोलेबल वो होती है जो कंट्रोल नहीं करी जाती, कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शंस ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ इट अंडरटेकिंग। मतलब किसी मेंबर के द्वारा, या जो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, या सिंपल है, जो कंट्रोल कर सकते वो तो कंट्रोलेबल है, जो कंट्रोल नहीं की जाती, जो किसी के एक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं होती, वो अनकंट्रोलेबल है। कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग। एग्जाम्पल टूल रूल। टूल रूम जो होता है ना, टूल रूम जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे टूल रूम मान लो, वो कंट्रोलेबल किसके थ्रू है, फोरमैन इंचार्ज, है ना। टूल रूम को हम कंट्रोल कर सकते हैं फोरमैन इंचार्ज के थ्रू। बट जो शेयर होता है टूल रूम एक्सपेंडिचर का, वो तो हम मशीन शॉप, मतलब वो अपोर्शन कर रहे हैं टू मशीन शॉप, तो वो कंट्रोल्ड नहीं है। इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मेन मशीन शॉप, इज नॉट कंट्रोल्ड। देखो, टूल रूम जो कंट्रोलेबल है, ये कौन करता है, फोरमैन इंचार्ज, लेकिन इसका अपोर्शनमेंट जो होता है टू मशीन शॉप इज नॉट कंट्रोल्ड। फिर नॉर्मलिटी के बेस पर नॉर्मल और अब नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मली इंकर्ड होती है एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, उससे हम नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। विथ, ध्यान रखना, इन विच डेट लेवल ऑफ आउटपुट इज। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट था ना, वो यहाँ पे एड ऑन नहीं करा और ये नीचे वाले पॉइंट में लिख लिया। तो मैंने क्या बोला, नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, जो नॉर्मली इंकर्ड होती है एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। अब नॉर्मल क्या होती है, जो नॉर्मली इंकर्ड नहीं होती है एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन विच डेट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड। तो अब नॉर्मल को हम कॉस्टिंग P&L के अंदर चार्ज कर देती है। और लास्ट आता है बाय कॉस्ट यूज्ड इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इसमें आपको काफ़ी पॉइंट दिए गए, तो मैंने बोला कि क्योंकि मुझे ये का यही लिखना था, क्योंकि डेफिनेशंस थी, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको हम बुक से कर लें। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो हमें बुक से करने हैं प्रिफर। देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला मैंने टॉपिक लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1.29 पेज पर, शॉर्ट नोट कैन बी आस्क। फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एज इट इज़ हमें पढ़ना है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग एज इट इज़, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर प्लस लिमिटेशंस एज इट इज़, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज़। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आता है और ये भी आ सकते हैं। सो हमें ये पढ़ना है, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है रिफ़र फ्रॉम बुक। ठीक है, तो अब अपन रिफ़र फ्रॉम बुक से रिफ़र करते हैं, फटाफट से इसको कवर करेंगे ताकि हमारा सही टाइम पे चीज़ें हो जाए। मैम सुनिए, बाय कॉस्ट यूज इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में आने वाली जो कॉस्ट यूज आती है उसके बारे में। सबसे पहले आपको ये चीज़ें कैसे याद रहेगी, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हो, लर्न रख सकते हो। अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होता है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम एडवांस में पता लगा लेते हैं, कि मतलब एक सेट कर देते ना कि इसमें इतना लगेगा, बस वो होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। मतलब पहले से, प्री मतलब पहले से डिटरमाइन करी हुई कॉस्ट, मतलब पहले से जो हम डिटरमाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस। तो यहाँ पे देखो, ऐसे आपको
बना के याद रखना है चीज़ों को, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक आपको रिटेन रहे। अ कोस्ट विच इज़ कंप्यूटेड, डिटरमाइन करना, कंप्यूट करना। अ कोस्ट विच इज़ कंप्यूटेड इन एडवांस, प्री डिटरमाइन मतलब कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट। प्रोडक्शन और ऑपरेशन की स्टार्ट होने से पहले जो हमने एडवांस में कंप्यूट कर दी है उसे हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट, ऑन द बेसिस, लेकिन जो हमने कंप्यूट करी है वो किस बेस पर करी है, ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स, कि हाँ कौन कौन कोस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमने कोस्ट को क्या करा है, कंप्यूट करा है, तो उसे हम प्री डिटरमाइंड कोस्ट कहते हैं। मैम स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड कोस्ट भी क्या होता है, आप पहले से ही कर देते हो, तो स्टैंडर्ड कोस्ट क्या है, अ प्री डिटरमाइंड कोस्ट है विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, लेकिन जो कैलकुलेट किया जाता है मैनेजमेंट से, which is calculated from management's expected standard of efficient operation, expected कितना है, and the relevant necessary expenditure, it may be used as a basis, ये price fixation and for cost control के लिए काम में लिया जाता है through variance analysis। तो मेरे साथ याद करिए, अगर एक लेक्चर एक पार्ट और ज़्यादा हुआ वीडियो का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हो तो फिर कोई मतलब भी नहीं है, सेंस भी नहीं है। तो मेरे साथ आप रिटेन करिए, हमने दो कोस्ट की बात करी, एक आता है प्री डिटरमाइंड कोस्ट, एक आता है स्टैंडर्ड कोस्ट। मैम प्री डिटरमाइंड में हमें पता चल रहा है, डिटरमाइन करना मतलब कंप्यूट करना, और प्री मतलब एडवांस में, तो प्री डिटरमाइंड कोस्ट का कीवर्ड क्या हो गया, कंप्यूटेड इन एडवांस, जिसको हम एडवांस में कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट। तो अ कोस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट किस बेस पर किया जाता है, स्पेसिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग कोस्ट इज नोन एज प्री डिटरमाइंड कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होता है मैम, ये प्री डिटरमाइंड कोस्ट होती है। अ प्री डिटरमाइंड कोस्ट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, जो कैलकुलेट करी जाती है फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड ऑफ स्टैंडर्ड, जो कैलकुलेट करी जाती है फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ इफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब एक मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेड क्या है, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ इफिशिएंट ऑपरेशन एंड द रिलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर, इट मे बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। ये आपको पता हो तो हमने कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स में भी देखा था स्टैंडर्ड कॉस्ट का, तो ये प्राइस फिक्सेशन और कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है एज अ बेस थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। फिर हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, डिफरेंशिएशन कॉस्ट। मैम मार्जिनल क्या होता है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट का मतलब क्या होता है, द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कोस्ट इंक्रीजेज इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कोस्ट का मतलब वो कोस्ट है, द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, मतलब एक आउटपुट पर, एक गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर, द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट, मतलब जो एग्रीगेट कॉस्ट है वो है ना, एक गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे हमारी जो एग्रीगेट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, मतलब अगर हमारा आउटपुट का वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट, तो उससे क्या हो रहा है, एग्रीगेट कॉस्ट जो हो रही है वो बढ़ रही है, तो उससे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं। तो वापस से मेरे साथ रीड करोगे, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होती है या वो अमाउंट, द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट इंक्रीजेस इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 यूनिट। यहाँ पे ये 1 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका एग्रीगेट कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उससे हमने क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट बोला। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है, एस्टिमेट करना, पहले से कॉस्ट को हमने एस्टिमेट कर दिया कि इतना लगेगा, तो कोहलर ने डिफाइन करा है एस्टिमेटेड कॉस्ट एज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब किसकी कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्विजिशन ऑफन इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन
अवेलेबल इन एडवांस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है एडवांस में ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन की और परचेज की, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो होता है वो क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट कर देते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट ये प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट होती है सिंस दे रिफर टू प्रिडिक्शन, मतलब एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड का मतलब ही क्या है, प्रिडिक्शन करना। तो हम कहते हैं कि ये प्रोस्पेक्टस कॉस्ट है सिंस दे रिफर टू प्रिडिक्शन ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। मैम डिफरेंशियल का मतलब होता है इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इट रिप्रेजेंट द चेंज, डिफरेंस में डिफरेंस बताता है, चेंज बताता है इंक्रीज और डिक्रीज का, किसके अंदर, टोटल के अंदर। तो ये मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डिफरेंस बताती है किसके, टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, किस वजह से चेंज हो रहा है, इन एक्टिविटी लेवल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल देखिए तो इफ एनी चेंज इज प्रपोज्ड इन द एग्जिस्टिंग लेवल और इन द एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन के एग्जिस्टिंग लेवल या एग्जिस्टिंग मेथड में अगर कोई चेंज है, तो the increase or decrease in total cost or in the specific element of cost as a result of these decision will be shown as incremental cost or decremental cost। ऐसा इसको बता रखा है। अगर मैं आपको बोलूँ इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है गाइज, इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट जो होती है ये नोशनल कॉस्ट होती है। मतलब आप नोशनल तो जानते होंगे ना, जैसे अपन बोलते भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, कि एक को सेक्रीफाइस कर लिया दूसरे को रखा तो जो सेक्रीफाइस किया उसकी कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है, देखो मैं आपको इम्प्यूटेड कॉस्ट को बताने के बाद डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताऊंगी ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, फिर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट समझा दूंगी। तो फिर मैं इस तरीके से सीक्वेंस रखूंगी। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है, दीज कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट प्रोवाइड एनी कैश आउटले। ये नोशनल कॉस्ट है, यहाँ पे कैश बाहर नहीं जाता है। दीज कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी कैपिटल पर इंटरेस्ट है तो कोई कैश आउटले तो नहीं हो रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जिसका पेमेंट हम एक्चुअली में नहीं करते उसे हम इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। दिस कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है मैम, अपॉर्चुनिटी दिस कॉस्ट रिफर्स टू द वैल्यू, यहाँ पे हम उस वैल्यू की बात करते हैं जो हमने सेक्रीफाइस करा है दूसरे को, अच्छा हमने जो अच्छा करके जो दूसरा लिया है उसके बदले जो हमने सेक्रीफाइस करा है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। दिस कॉस्ट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के साथ बहुत सारी जो सेक्रीफाइसेस करते हो ना वो सेक्रीफाइसेस ही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस कॉस्ट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन in expecting an alternative course of action। For example, a firm financing its expansion plan, एक फर्म है जो क्या कर रही है उसके फाइनेंस लगा मतलब फाइनेंसिंग कर रही है इट्स एक्सपांशन प्लान में बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इट्स बैंक लोन, बैंक डिपॉजिट। तो वो अपनी डिपॉजिट को निकाल के एक्सपांशन कर रही है ना, फाइनेंसिंग इट्स एक्सपांशन प्लान। तो इस वजह से उनका इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया है। तो in such a case the loss of interest on the bank deposit is the opportunity cost for carrying out the expansion plan। अब उसके बाद हम बात करेंगे implicit cost क्या होता है। implicit जहाँ पे देखो यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि कैश पेमेंट, यहाँ पे इमीडिएट कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इम्प्लिसिट का मतलब इमीडिएट नहीं है। दिस कोस्ट डू नॉट इन्वॉल्व एनी इमीडिएट कैश पेमेंट, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। दे आर ऑल्सो नॉन एज इकोनॉमिक कोस्ट जिसे कहा जाता है। एक्सप्लिसिट कोस्ट क्या होता है, जहाँ पे इन्वॉल्व होता है इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश। दिस कोस्ट आर ऑल्सो नॉन एज आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट। अब इसको आउट ऑफ पॉकेट कहा जाता है, इसके बाद हम आउट ऑफ पॉकेट वाला पढ़ेंगे।
दिस कोस्ट आर ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट एंड रिफर टू कोस्ट इन्वॉल्विंग इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा। लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है ना। तो ये सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कोस्ट इन्वॉल्विंग इमीडिएट कैश पेमेंट जहाँ पे किया जाता है। अब आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट क्या होता है, सुनिएगा। इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कोस्ट। आउट ऑफ पॉकेट वो पोर्शन होता है टोटल कोस्ट का विच इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो, जहाँ पे कैश मतलब टोटल कोस्ट का वो पोर्शन होता है जहाँ पे कैश आउटफ्लो किया जाता है। तो आउट ऑफ पॉकेट मतलब पॉकेट से बाहर पैसा जा रहा है, तो इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कोस्ट विच इन्वॉल्व्स कैश आउटफ्लो। दिस कोस्ट कंसेप्ट इज अ शॉर्ट रन कंसेप्ट एंड इज यूज्ड इन डिसीजन रिलेटिंग टू, ये है ना शॉर्ट रन कंसेप्ट होता है और इसमें है ना ये यूज किया जाता है इन डिसीजन रिलेटिंग टू फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस इन रिसेशन। रिसेशन में सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए मेक और बाय एक्सेट्रा। आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट कैन बी अवॉइडेड और सेव्ड इफ अ पर्टिकुलर प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड। कुल मिला के इन्होंने बोला, अगर मैं समरी बताऊं, आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट क्या होता है, मतलब ये टोटल कोस्ट का वो पोर्शन होता है जहाँ पे कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व होता है। तो इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो। फिर मैंने बोला ये शॉर्ट रन कंसेप्ट है, तो दिस कॉस्ट कंसेप्ट इज अ शॉर्ट रन कंसेप्ट एंड इज यूज्ड इन डिसीजन, और यहाँ पे हम डिसीजन यूज करते हैं रिलेटिंग टू फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस इन रिसेशन मेक और बाय एक्सेट्रा। और थर्ड हमने बोला कि जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं इफ अ पर्टिकुलर जो प्रपोजल होता है अंडर कंसिडरेशन, जहाँ पे कंसिडरेशन है वो अगर हम एक्सेप्ट नहीं करें, इज नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कौन सी वाली कॉस्ट। चलो उसके बाद हम लाइन वाइज ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड से आपको असेट की याद आ जाती है, तो कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या होता है? दीज आर द कॉस्ट विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट। जो आपने इनिशियली तो असेट रिकॉर्ड करा विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज असेट एंड सब्सिक्वेंटली उसे आपने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। पहले असेट फिर एक्सपेंस, जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑन द रिक्रिएशन ऑफ इरेक्शन ऑफ मशीन। जब आप मशीन का इरेक्शन करते हो तो उसके लिए जो खर्चा लगता है ना इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, उसको आप कॉस्ट ऑफ मशीन में क्या कर लेते हो? ऐड कर लेते हो, मतलब आप उसको असेट में ऐड कर देते हो, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप उसे क्या कर देते हो? सब्सिक्वेंटली आप उसे एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हो, तो उसे कैपिटलाइज कहते हैं। मैम ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? शटडाउन कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट और अब्सोल्यूट कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी और पीरियड और इंजीनियर्ड कॉस्ट। अब हमें बस इतनी सी डेफिनेशन जो है वो और देखनी है, सुनिएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? दीज आर द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज। देखो प्रोडक्ट क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स में जो कॉस्ट एसोसिएट होती है, दीज आर द कॉस्ट विच आर एसोसिएट विद परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन केस ऑफ अगर मर्केंडाइज इन्वेंटरी है तो ट्रेडिंग के लिए, और अगर प्रोडक्शन सीनेरियो है तो उस केस में सच कॉस्ट आर एसोसिएटेड जब आप मटेरियल, अगर है ना, अगर आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उस केस में जब आप मटेरियल का एक्वायर करते हो, एक्विजिशन करते हो, उसका कन्वर्जन करते हो ऑफ मटेरियल एंड ऑल अदर मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स into finished goods for sale and all other manufacturing units into finished goods for sale है, तो उसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। hence अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंस्टिट्यूट इन्वेंटरिएबल और प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर देखोगे ना, तो जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और अंडर एब्जॉर्प्शन जो कॉस्टिंग होती है और जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड भी आ गया, उसको हम इन्वेंटरिएबल और प्रोडक्ट कॉस्ट कंस्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं मैम? प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट के बाद हमने अपॉर्चुनिटी पढ़ लिया, आउट ऑफ पॉकेट पढ़ लिया। शटडाउन कॉस्ट क्या होता है? शटडाउन कॉस्ट का होता है कि यार आपने क्या करा? टेम्परेरी शटडाउन। शटडाउन का मतलब शटडाउन नहीं है, शटडाउन कॉस्ट का मतलब है आपने टेम्परेरी क्या करा? शटडाउन करा। दोज कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इंकर्ड, मतलब आपको कंटिन्यू रहेगी इंकर्ड होना इवन व्हेन अ प्लांट इज टेम्परेरली शटडाउन। अगर आपने प्लांट को क्या करा? टेम्परेरली शटडाउन भी करा तो भी ये कॉस्ट जो होगी वो कंटिन्यू रहेगी, जैसे रेंट का, रेट्स का। अब आपने
आपने प्लांट ला के रख दिया तो डेप्रिसिएशन तो लगता जाएगा ना, रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा. दीज कोस्ट कैन नॉट एलिमिनेटेड विद द क्लोजर ऑफ प्लांट. इन अदर वर्ड्स ऑल फिक्स्ड कोस्ट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द टेम्परेरी क्लोजर ऑफ प्लांट विल बी नोन एज शट डाउन कोस्ट. मैम संक कोस्ट क्या होता है? संक मतलब होता है हिस्टोरिकल कोस्ट जो पास्ट में इंकर्ड हुई है. Historical costs incurred in the past are known as sunk costs. They play no role in decision making. क्योंकि यार ये तो पास्ट में, पास्ट मतलब पास्ट, तो दे प्ले नो रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द करंट पीरियड में कोई रोल नहीं रखता है. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ डिसीजन रिलेटिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, तो क्या मैं उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट देखूंगी? नहीं, मैं उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू देखूंगी ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन इज संक, मतलब है ना, सॉरी, तो इन द case of decision relating to replacement of machinery, the written down value WDV of the existing machine is a sunk cost and therefore not considered. मतलब आप उसमें डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे, उसके बाद अगर आपको रिप्लेसमेंट करना होगा तो जो बचेगा उस पर आप करोगे ना, बस. अब्सोल्यूट कोस्ट मतलब एब्सोल्यूट. अब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? दिस कोस्ट रिफर टू द कोस्ट. इसमें आप किसी प्रोडक्ट की, प्रोसेस और यूनिट इन इट्स टोटलिटी, जब आप कोस्ट को टोटलिटी में देखते हो, दिस कोस्ट रिफर टू द कोस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और यूनिट इन इट्स टोटलिटी. व्हेन कोस्ट आर प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट फॉर्म, वेरियस कोस्ट कंपोनेंट में बी शोन इन अब्सोल्यूट अमाउंट एज और एज अ परसेंटेज. जब भी आप एक स्टेटमेंट फॉर्म तैयार करते हो कोस्ट का, वेन कोस्ट आर प्रेजेंटेड इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, तो आप देखते होंगे वेरियस जो कंपोनेंट्स होते हैं कोस्ट, वो आपको अब्सोल्यूट अमाउंट के साथ दिखते हैं और एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट और एज अ पर यूनिट और ऑल टुगेदर. तो हैंस द कॉस्ट डिपिक्टेड इन अब्सोल्यूट अमाउंट, उसे हम अब्सोल्यूट कॉस्ट कहते हैं. एंड आर बेस कॉस्ट ऑन विच फर्दर एनालिसिस एंड डिसीजन आर मेड. डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा. डिस्क्रिशनरी कोस्ट क्या होता है? सच कोस्ट आर नॉट टाइड टू अ क्लियर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जो टाइड नहीं है, सच कोस्ट आर नॉट टाइड टू अ क्लियर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. दे यूजली अराइज फ्रॉम पीरियडिक डिसीजन रिगार्डिंग द मैक्सिमम आउटलेट टू बी इनकम. इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एक्सेट्रा. पीरियड कोस्ट क्या होता है? दीज आर द कोस्ट विच आर नॉट असाइन टू द प्रोडक्ट बट आर चार्ज. जो किसी प्रोडक्ट को असाइन नहीं किए जाते लेकिन एज अ एक्सपेंस चार्ज किए जाते हैं अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड. ऑल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट सच एज जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड एज पीरियड कोस्ट. जो प्रोडक्ट को असाइन नहीं किए जाते बट एज अ एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो जनरली होते ही है against the revenue of the period in which they are incurred. Engineered cost क्या होता है? These are the costs that result specifically from a clear cause and effect relationship between input and output. The relationship is usually personally observable. इसमें यार example of inputs are direct material, direct labor cost, example of inputs of car, computer etc. आ जाते. So guys, इसमें हमने काफ़ी डेफिनेशन देखी जो इम्पोर्टेंट थी. सो अब जो है वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, मेथड्स ही बचाए, अब हमारा टेक्निक्स बचाए. मैं छोटे पार्ट्स इसलिए बनाती हूँ ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे. तो अब नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा कम रहा है, 10 मिनट का पार्ट रहेगा. 10 टेक्निक करना है, मेथड्स करने हैं और सिंपली आपको मैं करवा दूँगी कॉस्ट यूनिट और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का टॉपिक जो बहुत ईजी टॉपिक है. सो फॉर नेक्स्ट पार्ट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.